पार्ट नंबर 44 पेशकश मीरे कारवान। सूरत हाल नहायत तशवीशनाक थी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि ढलान ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। अगर ढलान अमूदी होती तो कार के पुरहचे उड़ जाते और हमारा भी हाथमा हो जाता। गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी, होती भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। कार को इस चढ़ाई पर ड्राइव करते हुए तकरीबन 200 के ज़ाविये पर ऊपर ले जाना मुमकिन नहीं था। कार का और हमारा साथ यहीं तक का था। मैंने थैला और कंबल निकाल लिए और फिर हम दोनों चढ़ाई चढ़ने लगे। मुझे देशमुख के निकल जाने का बहुत अफसोस था। शोभा भी उसके साथ थी। अल्मोरा वाले बंगले तक तो मैंने खुद देखा था कि उन्होंने इसे बेहोश रखा है। वो अब भी बेहोश होगी, लेकिन किस हाल में होगी। काश मैं देशमुख को रोकने में कामयाब हो जाता। पथरीली चढ़ाई पर चढ़ना हासा दुश्वार काम था। बमला तप रही थी और उसका पैर भी बार बार रपट जाता था और वो काम भी रही थी। मैंने थैला भी उसके कंधे से लटकाया हुआ था और दोनों कंबल भी उठा रखे थे उसने। मैंने बमला का हाथ थाम रखा था। हम तकरीबन 1 घंटे में सड़क तक पहुंच सकते थे। बमला एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। मैंने भी थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए इसके करीब ही बैठ गया। नीचे झांक कर देखा तो झाड़ी में फंसी हुई वो कार एक छोटे से खिलौने की मानद दिखाई दे रही थी। क्या हम सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे इस वीराने में? बमला ने इधर उधर देखते हुए कहा। ये पुख्ता और बड़ी सड़क है, यहाँ बसों की आमदोरफ्त भी जरूर होगी। मैंने सड़क पर दोनों तरफ देखते हुए कहा। हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बस या कोई और गाड़ी यहाँ आकर ज़रूर गुजरेगी। और फिर हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 20-25 मिनट बाद फिज़ा में किसी ट्रक के इंजन की घुर घुर की आवाज़ सुनाई देने लगी और थोड़ी ही देर बाद ही नैनीताल की तरफ से आने वाली एक बस पहाड़ी का मोड़ घूमकर सामने आ गई। मैं सड़क के वस्त में खड़ा हो गया। ना सिर्फ मैं सड़क के वस्त में खड़ा हो गया और दोनों हाथ उठा दिए। बस मुझसे चंद फुट के फासले पर रह गई थी। ये बस काठ गोदाम जा रही थी और इसमें कई सीटें खाली थी। हम बस में सवार हो गए। ड्राइवर और बस के कई मुसाफिरों ने नशेब में हमारी कार को देख लिया था। कंडक्टर ने इस हवाले से पूछा भी था। टायर ब्रस्ट हो गया था। मैंने जवाब दिया, कार संभली नहीं और ढलान से उतरती चलेगी। बड़ी मुश्किल से दूर जाकर इसे रोकने में कामयाब हो सका। कार से तो हाथ धोने ही पड़े हैं। शुक्र है हमारी जानें बच गई हैं। मैंने काठ गोदाम के टिकट ले लिए। हमारे साथ वाली सीट पर एक लंबा तड़ंगा आदमी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। सांवली रंगत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। वो हासा स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था। उसने ग्रे कलर का सफारी सूट पहन रखा था। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक पुलिस या किसी खुफिया एजेंसी से था। वो मुश्तबा नज़रों से कभी मेरी तरफ देखता और कभी बमला की तरफ, और फिर उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। वो जिस तरह से मुझसे सवालात कर रहा था उससे मेरे उस शक को तक़वियत मिल गई थी कि उसका ताल्लुक पुलिस ही से है। मैंने उसे बताया कि बमला मेरी पत्नी है। अपना नाम मैंने हिम्मत सिंह ही बताया था। मैंने उसे बता दिया था कि हमारी शादी चंद दिन पहले हुई थी और 3 हफ्ते पहले सैर व तफरी के लिए हम निकले थे कि आज ये हादसा पेश आ गया। लेकिन मेरा ख्याल है मेरी बातों से वो मुतमईन नहीं हुआ था। वो कुरेद कर पूछता रहा और मैं मुनासिब जवाब देता रहा। बस पहाड़ों में आबाद मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियों में रुकती हुई काठ गोदाम में पहुंच गई। मैं बस से उतरकर बमला के साथ एक तरफ चल पड़ा। मैं जगह जगह लोगों से सुर्ख कार के बारे में भी पूछता रहा। बिलाहिर एक पेट्रोल पंप से मुझे ये पता चल गया कि सुर्ख रंग की वो कार जिसमें पिछली सीट पर एक बीमार औरत भी पड़ी थी, नेपाल की सरहद पर वाक़या गांव तनकपुर की तरफ गई है। मैंने देशमुख और शोभा के हुलिये बताए तो पेट्रोल पंप के सर्विस बॉय ने इसकी तस्दीक कर दी।
उस कार में उसने पेट्रोल भरा था। तंगपुर यहाँ से 64 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन नेपाल की सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर तनकपुर एक छोटी बस्ती थी। काठगोदाम से तनकपुर के लिए सिर्फ 2 बसें चलती थीं, एक सुबह 8 बजे और दूसरी दोपहर 2 बजे। दूसरी बस आधा घंटा पहले निकल चुकी थी और इस वक्त 2:30 बज रहे थे। हमें इस सड़क पर लिफ्ट नहीं मिलने की तवक्का भी नहीं थी। हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और एक रिहायशी होटल में आ गए। निहायत घटिया होटल था। कमरे मुर्गी के डरबों की तरह छोटे थे। सिंगल बेड के कमरे का किराया भी डबल बेड के बराबर वसूल किया गया। बहरहाल हमारी मजबूरी थी, हमें आज का दिन और रात गुजारनी थी। यहाँ भी मैंने बमला को अपनी पत्नी ही बतलाया। बमला कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर दराज हो गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में एक छोटी तपाई और कुर्सियाँ भी थीं। मैंने थैला और कंबल एक कुर्सी पर रख दिए और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बमला सो चुकी थी। मैं भी कुर्सी पर बैठते बैठते ऊँघने लगा। एक झटके से मेरी आंख खुली तो इधर उधर देखने लगा। कुर्सी और बेड के दरमियान फर्श पर इतनी जगह नहीं थी कि मैं कंबल बिछाकर सो जाता। यूं भी फर्श इतना गंदा था कि कंबल बिछाने को दिल भी नहीं चाहता था। नींद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मेरे लिए कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो रहा था। और फिर मैं कुर्सी से उठकर बमला के साथ बेड पर लेट गया। मैंने दूसरी तरफ करवट ले ली और आंखें बंद करते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। उसके बाद मुझे भी कुछ होश ना रहा। नया पैराग्राफ। दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाए जाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। कमरे में खूब अंधेरा था। मैंने उठकर टटोलते हुए पहले बिजली का स्विच ऑन किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी दौरान दरवाज़ा एक बार फिर दड़दड़ाया। मैंने ऊपर की कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोला तो सामने होटल के बहरे को देखकर मेरा दिमाग भुना गया। क्या बात है? मैंने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। क्यों इतनी जोर से दरवाज़ा पीट रहे हो? सरकार 2 घंटों में 6 बार दरवाज़ा बजाया है, वेटर ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया। सेठ बोला, एक बार और कोशिश करो, फिर पुलिस को बुला लो। सरकार, इधर लोग आता है, नशा करके सोता है तो फिर उसका लाश उठाना पड़ता है। ओ, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। टाइम क्या हुआ है? 8 बजा है ना सरकार, बहरे ने जवाब दिया। ठीक है, हम जिंदा हैं। सेठ को बोलो परेशान होने की जरूरत नहीं। और बाथरूम कहाँ है? मैंने कहा, वो उधर आखिर में। वेटर ने राहदारी में एक तरफ इशारा कर दिया और फिर बोला, चाय वाय पीने का है या नहीं? मैं बता दूंगा। मैंने ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। सनसनाहट हो रही थी जैसे आंधियां चल रही हों। हम 3 बजे इस कमरे में आए थे और ऐसे गाफिल होकर सोए थे कि किसी बात का होश ना रहा। मैंने बमला को भी जगा दिया। फिर मैंने इसे मशवरा दिया कि तुम वापस चले जाओ, इससे पहले कि वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ उठने वाले रास्ते चाहे मुझे कहाँ ले जाएं। बमला ने मेरी बात काट दी। आइंदा मुझे वापस जाने के लिए मत कहना। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम तो सीरियस हो गई। मैंने उसे घूरा। तुम भी तो जगह जगह मुझे अपनी पत्नी बता रहे हो। वो मुस्कुरा दी। इसलिए कि लोग हम पर किसी किस्म को शुबा न कर सकें। मैंने जवाब दिया, मुझे ये संबंध अच्छा लगता है, अगर ये सदा रहे तो। अगर तुम्हारे कबील के लोगों को पता चल गया ना कि एक मुसलमान एक हिंदू लड़की को बगल में लिए घूम रहा है तो जानती हो ना कि क्या होगा। मैंने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस बात को तूल नहीं देना चाहता था, इसीलिए मौजू बदल दिया। एक दुकान से मैंने कुछ फल खरीद लिए और हम होटल वापस आ गए। होटल में दाखिल होते ही उस लंबे तिरंगे शख्स को इस्तकबालिया काउंटर के सामने खड़े देखकर मैं चौंक गया, जो बस में भी मुझसे उल्टे सीधे सवालात करता रहा था। उसने इस वक्त बड़ी मानीखेज नज़रों से हमारी तरफ देखा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा ये शुबा अब यकीन में बदलता जा रहा था कि उसका ताल्लुक खुफिया पुलिस से है। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा।
ऋषिकेश जाने से पहले हरिद्वार में मेरे हाथों कई लोग मारे गए थे। चित्रा प्रीतम के जले हुए कॉटेज से 2 जली हुई लाशें मिली थी, जिनके बारे में ये तस्वुर कर लिया गया था कि वो मेरी और चित्रा की लाशें हैं। और फिर उसके चंद रोज बाद पुलिस को शहर से चंद मील दूर पहाड़ियों में वाक़या मंदिर से पंडित प्रज्ञाराज और पुजारी और चित्रा प्रीतम की लाशें भी मिल गई थीं। और पुलिस को हमारी आग में जलकर मर जाने के हवाले से हमारे बारे में अपना नजरिया बदलना पड़ा था। और फिर 3-4 रोज पहले भी हरिद्वार में राधन बदमाश और उसके 3 साथी मेरे हाथों मारे गए थे। और इस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खुफिया पुलिस का ये लंबा तड़ंगा आदमी मेरी ही तलाश में निकला हुआ हो। इत्तेफाक से मैं उसकी नज़रों में आ गया। शायद वो मुझ पर हाथ डालने से पहले मेरे बारे में तस्दीक कर लेना चाहता था और इस वक्त होटल के मैनेजर या मालिक से मेरे बारे में पूछ रहा हो। मैंने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बमला के चेहरे पर भी तशवीश के आसार देखे थे। तुमने इस आदमी को देखा था? बमला ने सरगोशियाना लहजे में कहा। वही जो हमें बस में मिला था और ऊट पटांग बातें करता रहा था। वो इस होटल में भी है जहाँ हमने खाना खाया था और अब यहाँ भी मौजूद है। मुझे तो लगता है कि वो पुलिस का आदमी है। हाँ, मुझे भी उस पर यही शुबा है, मैंने जवाब दिया। यहाँ से भागने की कोशिश बेकार होगी, हमें बहरहाल मुहतात रहना होगा। मेरा ख्याल था कि वो शख्स हमारे कमरे तक आने की कोशिश करेगा, उल्टे सीधे सवालात करके हमारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने हंजर निकालकर एक सेब काटा और 2 टुकड़े बमला की तरफ बढ़ा दिए। बमला बेड पर बैठ गई थी और मैं कुर्सी पर। फल खाते और मध्यम लहजे में बातें करते रहे हम। उस रात बमला भी देर तक जागती रही, जैसे उसे भी अंदेशा हो कि रात को किसी वक्त हमें घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। रात के 2 बज गए थे। बमला बेड पर ऊँग रही थी और मैं भी कुर्सी पर खामोश बैठा था। गहरा सन्नाटा था, किसी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक एक आहट सुनकर मैं चौंक गया। यूं लगा था जैसे सामने की राहदारी में कोई चीज़ गिरी हो। मैंने उठकर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और बाहर झांकने लगा। राहदारी में बाईं तरफ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था और दाईं तरफ, जिस तरफ बाथरूम था, एक गमला उल्टा हुआ था। और मुझे यूं लगा जैसे कोई इंसानी ह्योला बड़ी तेज़ी से बाथरूम में घुसा हो सकता है कि होटल में ठहरा हुआ कोई शख्स जिसे इस वक्त बाथरूम में जाने की ज़रूरत पेश आ गई हो और राहदारी में रखा हुआ गमला उसके पैर की ठोकर से गिर गया हो। लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा भेड़ दिया और उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस किस्म के छोटे होटलों में चोरी की वारदातें होती रहती थीं। 1 मिनट बाद मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। एक साया बाथरूम के करीब राहदारी में दाएं तरफ मुड़ता नजर आया और उस तरफ भी चंद कमरे थे। मेरे शक को तकवीत मिल रही थी। किसी जगह किसी गड़बड़ के आसार नजर आए और मैं खामोश बैठा रहूं, यह तो मुमकिन ही नहीं था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गया और दरवाज़ा बंद करके आहिस्तगी से बाहर से कुंडी लगा दी और दबे कदमों बाथरूम की तरफ चलने लगा। राहदारी के मोड़ पर पहुंचकर मैं रुका और झांक कर दूसरी तरफ देखने लगा। उस तरफ राहदारी में भी कमरे थे और एक साए को मैंने दूसरे कमरे वाले दरवाजे में दाखिल होते देखा। मैं अपनी जगह पर बेहिसो हरकत खड़ा सोच रहा था कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुसलसल मुझे किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर इत्तेफाक से इस वक्त होटल का कोई मेहमान अपने कमरे से निकल आए तो मुझे यहाँ खड़े देखकर क्या सोचेगा। हो सकता है वो चोर चोर का शोर मचाते हुए मुझसे लिपट जाए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि उस कमरे से उठा पटक और गर्राहटों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा। सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाने में मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं तेज़ से कदम उठाता हुआ उस कमरे के सामने पहुंच गया। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैंने झुर्री से आंख लगाकर अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर से कोई शख्स धड़ से दरवाजे से टकराया। मैं उछलकर पीछे हट गया।
اندر سے مار پیٹ اور گراہٹوں کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ میں نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر بڑا سنسنیخیز اور خوفناک تھا۔ وہ دو آدمی جن کے چہروں پر نقاب لگے ہوئے تھے ایک آدمی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پٹنے والے اس آدمی کو دیکھ کر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ وہی لمبا تڑنگا آدمی تھا جس پر پولیس والا ہونے کا شبہ تھا مجھے۔ وہ سلیپنگ سوٹ میں تھا۔ ایک نقاب پوش کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ بار بار حملے کر رہا تھا۔ سلیپنگ سوٹ والا دراز قد آدمی صرف دوسرے نقاب پوش سے نمٹ رہا تھا، نہ صرف بلکہ خنجر کے حملوں سے بھی بچ رہا تھا۔ لمبے قد والے پر اگرچہ مجھے شبہ تھا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اس وقت وہ جس خطرناک صورتحال سے دوچار تھا میری ہمدردی کا مستحق تھا۔ خنجر والے نقاب پوش نے ایک بار پھر حملہ کرنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں نے لپک کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر ہی اٹھا رہ گیا۔ میں نے اسے گھما کر چھوڑ دیا۔ وہ کرسی سے گر کر ٹکرایا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ کرسی کی پشت اور سیٹ کے درمیانی ہلا میں چلا گیا۔ میں نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا اور زور زور سے جھٹکا دینے لگا، اور اس طرح جھٹکا لگنے سے اس کا چہرہ بار بار کرسی سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے اس کے بازو کو موڑا تو خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گر پڑا۔ میں خنجر اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، اس شخص نے الٹے ہاتھ سے زوردار گھونسا میری گردن پر رسید کر دیا۔ میرے منہ سے کراسی نکل گئی اور میں مزید نیچے جھکتا چلا گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ میری گرفت سے چھوٹ گیا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو اس شخص نے میری گردن سے ذرا نیچے شولڈر بلیڈز کے درمیان میں ریڑھ کی ہڈی پر ایک زوردار گھونسا جڑ دیا۔ یہ ضرب ہتھوڑی کی طرح وزنی تھی، لیکن میں اس وار کو برداشت کر گیا اور بڑی تیزی سے پلٹ کر اپنے حریف پر حملہ آور ہوا اور اسے گھونسے مارتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ اور پھر اسی لمحے کمرہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میرا حریف بھی ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، سلیپنگ سوٹ والے لمبے تڑنگے آدمی کے ہاتھ میں پستول تھا، اور اس کا نقاب پوش حریف لڑکھڑاتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سینے کے عین دل کے مقام پر شرٹ پر خون کا دھبا نمودار ہو کر پھیلتا چلا گیا۔ میرے حریف نے یہ صورتحال دیکھی تو باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا دروازے سے باہر راہداری میں گر گیا۔ سلیپنگ سوٹ والا بھی چھلانگ لگا کر کمرے کے باہر آ گیا اور نقاب پوش پر ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ ہمت سنگھ چھوڑ دو اسے، اب میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، سلیپنگ سوٹ والے نے کہا، اور پھر نقاب پوش کو مخاطب کرتے ہوئے گرایا، اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ میں اس نقاب پوش کو چھوڑ کر الگ ہٹ گیا، اور پھر اس وقت دڑا دڑ مختلف کمروں کے دروازے کھولنے لگے۔ پورے ہوٹل میں شور سمچ گیا، لوگ اس راہداری میں جمع ہونے لگے۔ ہوٹل کا مینیجر بھی آنکھیں ملتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ گولی کیسے چلی؟ اور وہ آگے بڑھا تو صورتحال دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ پولیس کو فون کرو مینیجر، کہنا یہاں ایک قتل ہو گیا ہے، فوراً پہنچے، سلیپنگ سوٹ والے نے کہا۔ قتل؟ مینیجر ہکلا گیا۔ کون قتل ہوا؟ لاش کہاں ہے؟ لاش کمرے میں ہے، تم کرو پولیس کو فون، اس شخص نے کہا۔ مینیجر واپس بھاگ گیا۔ قتل کا سن کر وہاں جمع ہونے والے لوگ بھی اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے۔ سلیپنگ سوٹ والے نے نقاب پوش کی تلاشی لی اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ ہمت سنگھ، اس کا نقاب اتار دو اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، وہ شخص بولا، اور میں نے ایک ادنا غلام کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے چہرے پر وہ نقاب دراصل ایک موزہ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ موزہ اس کے سر سے کھینچ لیا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہلنے کی کوشش بھی مت کرو، ورنہ گولی مار دوں گا، سلیپنگ سوٹ والے نے اسے زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اور وہ چیختا ہوا دیوار کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے رقص کرنے لگے۔
تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمت سنگھ، سلیپنگ سوٹ والا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر تم بر وقت یہاں نہ پہنچ جاتے تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بس میں سفر کر چکا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری پتنی نے کئی بار تمہیں اس نام سے مخاطب کیا تھا۔ یہ نام میرے لیے غیر معمولی تھا، اس لیے مجھے یاد رہا۔ ویسے تمہاری پتنی وہ کمرے میں ہے۔ میں نے دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا تھا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ گولی کی آواز اور شور اس نے بھی سنا ہوگا، وہ ضرور پریشان ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے کہا۔ میں اس معاملے سے نمٹ کر تم سے ملوں گا، ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری میں اب بھی کئی لوگ جمع تھے۔ ایک دو آدمی نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اس معاملے سے نمٹ کر بعد میں مجھ سے ملاقات کرے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ پولیس اسے قتل کے الزام میں دھر لے گی اور اس کے بعد شاید وہ اپنے وکیل سے بھی ملاقات کر سکے گا، تو حوالات کی صلاحوں کے پیچھے رہ کر۔ بملا جاگ رہی تھی اور ہانسی پریشان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر میری طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ فائر کی آواز کیسی تھی اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ دو نقاب پوشوں نے اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جس پر ہمیں بھی شبہ تھا، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ بملا اچھل پڑی۔ اسی ہوٹل میں؟ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، میں نے کہا۔ ہم تو 3 بجے اپنے کمرے میں بند ہو کر سو گئے تھے اور رات 8 بجے ویٹر نے ہمیں جگایا تھا اور پھر ہم باہر چلے گئے تھے۔ اسے اس ریسٹورنٹ میں بھی دیکھا تھا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا، اور پھر اس ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر بھی۔ اگر ہم 5 گھنٹے سو کر وقت ضائع نہ کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ بھی اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بہرحال میں ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر اس واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بملا میرے خاموش ہونے پر بولی۔ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا کسی معاملے میں مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک خطرناک صورتحال دیکھ کر اپنے آپ کو روک بھی نہیں سکا تھا۔ ہماری باتیں جاری تھیں۔ ہوٹل میں لوگوں کے آنے جانے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ پولیس آ گئی۔ میں بھی بملا کو دروازہ اندر سے بند کر لینے کی ہدایت دیتا ہوا کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف چل دیا۔ 20 درجن مسلح پولیس والے تھے جنہوں نے لوگوں کو دور ہٹا دیا اور مجھے بھی روک لیا گیا، لیکن سلیپنگ سوٹ والے نے مجھے دیکھ کر آگے بلا لیا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال کر پولیس انسپکٹر کو دے دیا۔ انسپکٹر نے کارڈ دیکھا اور کھٹ سے سلوٹ جاڑ دیا۔ اس کے ماتحتوں نے بھی ایڑیاں بجا دی اور رائفلیں جھکا لیں۔ میرا خیال تھا کہ پولیس آتے ہی اسے ہتھ کڑی پہنا دے گی، لیکن پولیس والے تو اسے سیلوٹ کر رہے تھے۔ ہمت سنگھ، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنے کمرے میں چلو، میں فارغ ہو کر وہیں آتا ہوں، پھر آرام سے بات کریں گے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے سوال جواب کے لیے، تفتیش کے لیے روکا جائے گا، میرا بیان لیا جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ پولیس والے اپنی کارروائی مکمل کر کے لاش اٹھا کر لے گئے۔ پکڑے جانے والے نقاب پوش کو بھی پولیس ہتھکڑی لگا کر لے گئی تھی۔ اس وقت 4 بج چکے تھے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اہلاکن اسے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ بملا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سمٹ گئی۔ اسے کمبل اچھی طرح اوڑھ لیا تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس شخص کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کر دی۔ اس کے بارے میں کم از کم میرا یہ شبہ درست نکلا تھا کہ اس کا تعلق خفیہ پولیس سے تھا، لیکن میرے وہ شبہات غلط ثابت ہوئے کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ CBI کا آفیسر اعظم تھا، اعظم خان، اور اس کا عہدہ اگرچہ انسپکٹر تھا، لیکن آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز ہونے کی وجہ سے اسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا کارڈ دے کر اس کے ہم رتبہ انسپکٹر اسے سیلوٹ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
आज़मा हमारे कमरे में आने से पहले मैनेजर को चाय के लिए कह आया था। चनाचा 15-20 मिनट बाद चाय भी आ गई। चाय की चुस्कियां लेते हुए बातों का सिलसिला भी जारी रहा। इंस्पेक्टर आज़मा की कहानी बड़ी दिलचस्प थी। वो 20 साल की उम्र में कांस्टेबल की हैसियत से पुलिस में भर्ती हुआ था। साथ ही उसने तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और प्राइवेट इम्तिहान देकर तालीमी मैदान में आगे बढ़ता रहा। वो एक जिम्मेदार, फर्जशनास और दिलेर पुलिस एहलकार साबित हुआ। इन्हीं सिफात की बना पर वो तरक्की भी करता रहा और बिलाहिर वो इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंच गया। वो मास्टर्स करने के बाद क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर चुका था। वो जराइम पेशा अफराद की नफ्सियात से खूब वाकिफ था और मुश्किल से मुश्किल केस को हल कर देने में उसे मलका हासिल था। उसे 3 मरतबा इंस्पेक्टर से ऊपर के ओहदे पर तरक्की दी गई, लेकिन उसने हर मरतबा ये तरक्की कबूल करने से इनकार कर दिया। उसका मौक़िफ़ था कि वो दफ्तर में बैठकर कोई काम नहीं कर सकेगा और इसकी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। आज़मा को सीबीआई में भेज दिया गया और वो एसडी बनाकर उसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया। उसे अपनी जहानत और दलेरी के बलबूते पर कई अहम तरीन केसेस हल कर लिए थे। सीबीआई में खिदमत अंजाम देते हुए उसका वास्ता ऐसे सियासतदानों से भी पड़ा था जो करप्शन की दलदल में धंसे हुए थे। उसे धमकियां भी दी गईं, सियासी दबाव भी डाला गया और कत्ल करने की भी कोशिश की गई और कई दफा उसे ब्लैकमेल भी किया गया। सियासी दबाव भी डाला गया, लेकिन ना तो वो धमकियों से महरूब हुआ और ना ही किसी दबाव में आया। मुल्क के जिस हिस्से में उसकी ज़रूरत होती उसे वहाँ भेज दिया जाता और वो हमेशा ही सुरखरू हुआ। कुछ अरसे पहले हुकूमत को अपने खुफिया ज़राए से इतला मिली थी कि खटमंडू में एक ऐसे जराइम पेशा गिरोह की सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं जो नेपाल में सियासी इंतशार पैदा करके हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करना चाहता है। इस गिरोह को हांगकांग की खौफनाक माफिया तंजीम त्रियाड की हिमायत हासिल थी। त्रियाड ये तंजीम दरअसल नेपाल के बाज़ इलाकों में अफीम की काश्त पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। इस जराइम पेशा गिरोह का मंसूबा ये था कि अफरा तफरी पैदा करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिगाड़ पैदा कर दिया जाए। इस तरह इन लोगों को यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। वो गिरोह अपने आदमी सियासत में दाखिल कर देगा। इस मंसूबे में बाज़ सियासी शख्सियात का कत्ल भी शामिल था। इनमें नेपाल के अलावा हिंदुस्तान की बाज़ सियासी शख्सियात के नाम भी शामिल थे जो वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़ाती या सरकारी दौरों पर नेपाल जाते रहते थे। इंस्पेक्टर आज़म इन दिनों चंडीगढ़ में तैनात था और इसी गिरोह का सुराग लगाने के लिए खटमंडू जाने के अहकाम दिए गए थे। नेपाल की पुलिस को भी इसके ताउन के अहकाम मिल चुके थे। इंस्पेक्टर आज़म अगर चाहता तो चंडीगढ़ से दिल्ली ही जाता और वहाँ से जहाज़ पर सवार होकर खटमंडू पहुँच जाता, लेकिन राजदारी के ख्याल से उसे सफ़र का दूसरा तरीका इख्तियार किया था। वो चंडीगढ़ से बजरिया ट्रेन अम्बाला से होता हुआ सहारनपुर आया था और उससे आगे बसों का सफ़र शुरू हो गया था। उसे टनकपुर से सरहद पार करके नेपाल में दाखिल होना था। सरहद पार करके भी उसे सैकड़ों मील का सफ़र बसों के जरिए ही तय करना था। उसके इस प्रोग्राम और रवानगी को अगरचे राजदारी में रखा गया था, लेकिन दुश्मनों को किसी तरह पता चल गया था और उन्होंने इसे सरहद पार करने से पहले ही कत्ल करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी मुदाखलत से न सिर्फ आज़म की जान बच गई थी, बल्कि उसका एक दुश्मन भी मारा गया था और दूसरा पकड़ा गया था जिससे वो बहुत कुछ मालूम कर सकता था। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हिंद सरकार पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है, वो कह रहा था। मैं ज़ाती तौर पर तो शायद इसका बदला ना उतार सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि हिंद सरकार से तुम्हारे लिए कुछ इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने इसकी बात काट दी। मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका था कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हिंदुस्तान में दर्जनों आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। अगर वो मेरी असलियत जान लेता तो शायद मेरा इतना एहसानमंद ना होता, बल्कि मुझे जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाकर खुशी महसूस करता।
ठीक है। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें अपना मोहसिन समझकर अपने बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम भी कुछ बताओ, क्या ये वाकई तुम्हारी पत्नी है और तुमने इसे अपने बारे में मुझे जो कुछ बताया है वो दुरुस्त बताया है? मैं उछल पड़ा। बमला भी चौंक के बगैर नहीं रह सकी थी। बस में तुमसे मुलाकात हो गई थी तो मुझे शक हो गया था कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस या किसी एजेंसी से है, और मेरा ये शुबा दुरुस्त निकला। मैंने कहा, और तुमने हमारे बारे में जो अंदाज़ा लगाया वो भी दुरुस्त है। बमला मेरी पत्नी नहीं, दोस्त है। दोस्त? वो हैरत से कभी मुझे और कभी बमला को देखने लगा। मेरा ख्याल है कि दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। बमला मेरी दोस्त है, रखेल नहीं। वरना मैं इसे भगाकर, और ना ही मैं इसे भगाकर लाया हूँ। ये जयपुर के एक बहुत बड़े और मशहूर पंडित राम स्वरूप की बेटी है, और हम सैर व तफरी के लिए नहीं, एक मिशन पर निकले हुए हैं। और जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मैं इस मिशन के बारे में पूछ सकता हूँ? आज़मा ने कहा। इसके साथ ही पार्ट नंबर 5, इसके साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम 5 का एख्तिताम हुआ। मज़ीद कहानी सुनने के लिए वॉल्यूम 6 का इंतज़ार करें।